गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के गुण, तो कल आपने इसमें बहुत सारे चीजें पढ़ी। जैसे आपने इसमें पढ़े डी ब्लॉक एलिमेंट्स के गुण होते हैं, एक होता है परिवर्ती संयोजकता। इससे भी हम अच्छी तरीके से रूबरू हो गए कि इसमें क्या होता है कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आपका एस और डी उपकक्ष क्या होते हैं इसमें अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण होने के कारण ये क्या करते हैं, किसी और एलिमेंट्स के साथ में या जो नया कंपाउंड बनाते हैं तो इनमें इसकी संयोजकता जो वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे आपने एक फेरस ऑक्साइड देखा होगा और एक फेरिक ऑक्साइड देखा होगा। तो फेरस ऑक्साइड में क्या हो रहा है, जो आपका आयरन है उसकी जो आपके पास में क्या है, फेरस ऑक्साइड में आयरन की जो संयोजकता है वो +2 है, जबकि आपके पास में फेरिक ऑक्साइड में कितनी है, +3 है। इसी तरीके से हमने किसका देखा था, क्यूपर क्लोराइड का, क्यूप्रिक क्लोराइड का। तो क्यूपर क्लोराइड में क्या था आपके पास में +1 था, और क्यूप्रिक क्लोराइड में कितना था आपके पास में, +2 था। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या थी आपके पास में, परिवर्ती संयोजकता थी। फिर हमने इसमें आगे पढ़ा कि ये एलिमेंट्स रंगीन आयन, सॉरी रंगीन नहीं, रंगीन आयन के बारे में हम आज पढ़ेंगे, है ना। ये आयन क्या होते हैं आपके पास में, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनके जो तत्व है ये क्या होते हैं आपके पास में, क्या बनाते हैं, जटिल यौगिक, क्या आप क्या बोल सकते हो, संकुल भी बोल सकते हो, या कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, डी जो उपकक्ष है इनका या एस उपकक्ष, ये क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, जिस वजह से ये क्या बनाते हैं आपके पास में, ये और तत्वों से, एलिमेंट से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्या बना देते हैं, जटिल। इसमें हमने एक एग्जांपल देखा था K4, ठीक है, और बीच में आपके पास में क्या था, Fe था, और उसके साइड साइड में कितने, 5 साइनाइड थे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था, परिवर्ती संयोजक पढ़ ली हमने, इसमें संयोजकता, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था आपके पास में कि इनके जो कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना, बहुत सारे। अब मैंने उसमें लगभग आपको 4-5 टॉपिक कराए थे, तो एक बार आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, देख लेना उसको, हल्का फुल्का मैंने आपको करा दिया है। अभी हम इसमें भी अभी यही चल रहा है, अभी आपका यही चलेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आपके पास में क्या है, गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है भाई। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये डी ब्लॉक आपके पास में जो एलिमेंट्स है ये क्या करते हैं, ये रंगीन आयन बनाते हैं। और एक चीज आपने कल के क्वेश्चंस में बहुत बार एक ही चीज देखी होगी कि क्या था आपके पास में, जिंक, दूसरा क्या था आपके पास में, मरकरी, तीसरा क्या था आपके पास में, स्कैंडियम, है ना। ये सॉरी स्कैंडियम नहीं था, क्या था आपके पास में, कैडमियम था। हाँ, ये आपका जो मरकरी होता है, सीडी होता है, और क्या होता है, जिंक होता है। ये तीनों एलिमेंट्स ना ही ये जटिल आयन बनाते हैं, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स बोल लो आप, ना ही इनमें परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है। तो आपने ये लाइन तो हर जगह देखी होगी, और यहाँ पे भी ये हर उसमें। तो रीजन क्या है इसका, एक ही चीज है, क्या है कि आपके पास में जो जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी, इनमें जो डी और एस उपकक्ष होता है ये क्या होते हैं, बिल्कुल पूर्ण होते हैं। इन्हें जरूरत ही नहीं है किसी और के साथ में रिएक्शंस करने की, जो इनकी संयोजकता चेंज होगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो क्या है कि क्या कारण है कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं किंतु जिंक, कैडमियम, Hg नहीं रखते हैं। देखो फिर से वही आ गया, है ना। यहाँ पे आपको केवल एक ही क्वेश्चन में, मतलब हर क्वेश्चन में एक कॉमन चीज दिख रही होगी, और आपको उसको रीजन भी पता है, तो कुछ भी आएगा, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा याद करना है, लिखना है, बाकी सेम वही लाइन छाप देनी है आपने कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनके डी या एस उपकक्ष क्या होते हैं, खाली होते हैं, खाली नहीं, सॉरी अपूर्ण बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, अपूर्ण होते हैं। जबकि जिंक, कैडमियम और Hg इनके क्या होते हैं आपके पास में, जो टी और एस उपकक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, पढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपके पास में एक ही चीज कॉमन रहेगी आपके पास में, डी और एस उपकक्ष जिसमें अपूर्ण होगा,
है ना। और यहाँ पे आपका जो जिंक हो गया कैडमियम, और आपका क्या हो गया Hg मरकरी। इनमें क्या होता है आपके पास में डी और एस उपकक्ष क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक तत्वों में रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनके व्याख्या किसमें है आपके पास में, CFT के आधार पर की जा सकती है। CFT के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, है ना। कहाँ पढ़ा है आपने CFT के बारे में, 11th क्लास में। तो आपको अच्छे तरीके से क्या होगा, ये याद होगा कि CFT 11th क्लास में। बताओ भाई किस किस को याद है, किस किस ने CFT के बारे में बताया, और CFT की फुल फॉर्म भी बता दो मुझे जल्दी से, लाइव चैट में फटाफट से बता दो भाई क्या होता है आपके पास में CFT की फुल फॉर्म। ठीक है, CFT के अनुसार उच्च ऊर्जा अवस्था में वॉश टी ऑर्बिटल, ऊर्जा के दो समूह टी आपके पास में यहाँ पे दे रखा, एक दे रखा T2G और दूसरा दे रखा EG समूह, ठीक है, में विभक्त हो जाते हैं, जिससे वो कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दोनों समूहों के मध्य क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में कि जो डी ऑर्बिटल हो जाता है वो दो समूहों में विभक्त हो जाता है, एक होता है वो T2G में और एक होता है EG में, है ना। कि आपने देखा होगा कि आपका जो डी ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था कक्षक 10 होते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किस पर, और यहाँ पे आपके पास में क्या होता है CFT के अनुसार, यहाँ पे आपके पास में क्या होता है वो 2 पार्ट में क्या हो जाता है, विभक्त तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिससे वो कक्षक में क्या कर रहे हैं, उपस्थित इलेक्ट्रॉन दोनों आपके पास में जब वो विभक्त हुए तो उनके मध्य में जो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में ही क्या होने लग जाते हैं, संक्रमित होने लग जाते हैं। संक्रमित होने के कारण अवशोषण ऊर्जा का स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश भाग में बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये, फिर स्पेक्ट्रम बनाते हैं। स्पेक्ट्रम आपने अच्छे तरीके से होंगे आप रूबरू, ठीक है, तो आपने एक वो पढ़ा होगा, विबग्योर पढ़ा होगा। किसने पढ़ा है भाई विबग्योर के बारे में, कौन कौन जाता है, 2 4 6, ठीक है विबग्योर। हाँ, अब मुझे जल्दी से बताओ, जैसे खुश होते थे ना विबग्योर से, भाई हमें दिख गया, क्या दिख गया आपको, इंद्रधनुष, है ना। जब बारिश, और आपके पास में कई बार ऐसा होता है कि बारिश और धूप अगर एक साथ आ जाए तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, और उसके बाद क्या सबने अपना फोन निकाला, फटाक से फोटो क्लिक करी और स्टेटस लगा दिया, हाँ भाई हमारे यहाँ पे तो क्या आ रखा है आपके पास में, इंद्रधनुष आ रखा है ना। बिल्कुल मजा आता है, इतना सुंदर लगता है ना वो दृश्य जो होता है, बहुत ही ज्यादा आकर्षित होता है, अट्रैक्टिव होता है आपके पास में। ठीक है, तो विबग्योर में आपने बताना है मुझे आपके कौन कौन से कलर होते हैं। चलो भाई तब तक आप विबग्योर लिखो, ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे बताती हूँ आगे। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, लैम्डा क्या है 400 से 780 नैनोमीटर, इसलिए इनके जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उपस्थित वो क्या करते हैं, संक्रमित होने के कारण स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं वो, अवशोषण ऊर्जा का स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश भाग में बनाते हैं। तो जब वहां पे वो स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो उन्हें हम क्या, वहां पे वो क्या दिखाई देंगे, हमें कलरफुल दिखाई देंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। जिन डी ब्लॉक तत्वों के आयनों में डी उपकक्ष अपूर्ण होते हैं उनमें अवशोषण स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश भाग में बनता है, इसलिए वह स्पेक्ट्रम क्या दिखाई देने लगते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। क्लियर, दोबारा पढ़ते हैं, क्या बोला कि जिन डी ब्लॉक तत्वों के आयन में डी उपकक्ष क्या होता है, यहाँ पे अपूर्ण है, वो फिल नहीं है, केवल डी उपकक्ष की बात की जा रही है, केवल किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे डी उपकक्ष है, उनमें अवशोषण स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश भाग में दिखाई देता है। क्या याद रखोगे, केवल डी उपकक्ष, यहाँ पे इसको याद रख लेना। इसलिए यह स्पेक्ट्रम क्या दिखाई देने लग जाता है आपके पास में, ये स्पेक्ट्रम रंगीन दिखाई देता है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जिंक होगा Zn2+, ठीक है, वो Sc3+ आयन रंगीन होते हैं स्कैंडियम, क्योंकि इनके डी उपकक्ष क्या होते हैं, पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरे होने के कारण या रिक्त होने के कारण इनमें T2G
वो Eg जो हमारे ये क्या था, ये आपका d ऑर्बिटल का 2 पार्ट में क्या था, ये डिवाइड हो रखा था। ठीक है, ये मध्य इलेक्ट्रॉन का संक्रमण न होने के कारण ये क्या होता है, इनमें दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम नहीं बनता है। क्लियर हो गई बात, इसीलिए ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे आपके पास में कि जब आपके पास में इनमें डी उपकक्ष में खाली होते हैं, तो डी उपकक्ष के खाली होने के कारण आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाता है, जब यहाँ पे आपका डी उपकक्ष खाली हो जाता है तो इनके मध्य क्या बनाने लग जाते हैं, इनके मध्य क्या होने लग जाता है, डी उपकक्ष के खाली होने के कारण ये क्या होने लग जाते हैं, इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, संक्रमित होने लग जाते हैं, जिस वजह से वो क्या बनाते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं और हमें क्या दिखाई देने लग जाते हैं, वो कलरफुल दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास में विबग्योर लिख लेना भाई, कौन कौन से कलर, 7 कलर होते हैं आपके पास में। ठीक है, क्या क्या होता है, बैंगनी होता है, आसमानी होता है, ठीक है, और दूसरा आपके पास में क्या होता है, नीला होता है, पीला होता है ना। ये तो खैर ये आप लिख लेना इसमें। ठीक है, इसको आप लिख लेना भाई, कलर को लिख लेना इसको, ये विबग्योर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बोला है, क्या बोला था भाई, हाँ, तो जो आपके पास में इसमें 2 एग्जांपल देखे होंगे आपने। एग्जांपल क्या क्या देखे आपने, कि आपका जो जिंक और स्कैंडियम है इनके डी उपकक्ष क्या है, पूर्णतः भरे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं किसका, पहले हम देखते हैं कि आपके पास में जो संक्रमित तत्व है या जो संक्रमण वाले हैं, ठीक है, उनके कलर देखते हैं कि कौन सा कलर होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर का। ठीक है, तो जो आपका Cu2+ होता है, इसका जो रंग होता है ये होता है आपके पास में नीला। ठीक है, Cu2+ का रंग क्या होता है आपके पास में, नीला होता है। और आपका जो Fe2+ होता है इसका होता है हरा। ठीक है, इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक, क्रोमियम Cr2+ इसका होता है आपके पास में गुलाबी। ये भी लिखते, इसमें एग्जाम्पल में लिखते रहना ये भाई, है ना, एग्जाम्पल में ये सब लिखते रहना। और जैसे आपका निकिल हो गया, ठीक है, Ni2+, इसका रंग होता है बैंगनी। ये 4-5 आप एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, आपका कॉपर हो गया, कॉपर का रंग कितना हो, कैसा हो गया, यहाँ पे नीला हो गया। आपका आयरन आयरन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2+2+ लगाना मत भूलना भाई, है ना, 2+ मत लगाना भूलना। ये आपके पास में क्रोमियम हो गया, क्रोमियम का कितना हो गया आपके पास में, गुलाबी हो गया, 2+ लगाना मत भूलना। निकिल हो गया, निकिल का क्या है आपके पास में, सॉरी, निकिल का आपके पास में, हाँ, निकिल का बैंगनी है, Fe का। ठीक है, ये एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल लिख लेना। दूसरी चीज यहाँ पे, तीसरी चीज हमने क्या देखी आपका, कि आपके पास में जो जिंक है Zn2+, दूसरा क्या बोला था उसने, स्कैंडियम Se2+, सॉरी Se में, इसमें स्कैंडियम में 3+ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो वैलेंसी होती है उसने क्या बोला, एक बार आप पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डी उपकक्ष होता है ये पूर्णतः भरा होता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है आपके पास में, रंगहीन होता है। तो आपने जब जिंक का लिखा होगा तो आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा, तो ये क्या होता है आपके पास में 3D10 और 4S0, है ना। 4S क्या लिखोगे, यहाँ पे 0 लिख देना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखोगे 3D0 और 4S0। क्लियर हो गई बात। और दोनों ही यहाँ पे ये क्या है, रंगहीन है, दोनों ही यहाँ पे आपके पास में क्या है, रंगहीन है। ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस वही था कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, हाँ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हमने कल पढ़ा था ना, उसमें कि आपके पास में जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण में पढ़ा था होगा तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। और अगर आपके पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा आपके पास में, डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जो आपके डी ब्लॉक तत्व के संक्रमण तत्व हैं, इनके जब डी उपकक्ष क्या होते हैं, CFT के आधार पर ये आपका जो डी ऑर्बिटल है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपके पास में T2G, ठीक है, एक किसमें होता है, ये होता है एक आपका T2G, और एक होता है आपके पास में EG में।
ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल विभक्त हो जाता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल विभक्त हो जाता है। उसके बाद इनके मध्य क्या होने लग जाता है, जो एलिमेंट्स उपस्थित है वो क्या होने लग जाते हैं, संक्रमित होने लग जाते हैं। संक्रमित होने के कारण वो क्या बनाते हैं, वहां पे स्पेक्ट्रम बनाते हैं जो प्रकाश में दिखाई देता है, इसीलिए ये हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। जबकि जो आपका जिंक हो गया, स्कैंडियम हो गया, इनके डी उपकक्ष पूर्णतः भरे होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य संक्रमण नहीं होता है। ये इनके इलेक्ट्रॉन संक्रमित नहीं होते हैं। जब ये संक्रमित नहीं होते हैं, ठीक है, जब आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन संक्रमित नहीं होते हैं तो तब वो क्या करते हैं, संक्रमित न होने के कारण वो स्पेक्ट्रम भी नहीं बनाते। और जब वो स्पेक्ट्रम भी नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब वो क्या होंगे, रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे। क्लियर? एग्जाम्पल लिख लेना भाई, दोनों का एग्जाम्पल लिख लेना। ये लिख लेना आप यहाँ पे लिख लेना कलरलेस, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना आप कलरफुल। तो मुझे यहाँ पे, हाँ ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है भाई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि क्या कारण है डी ब्लॉक तत्वों में उत्प्रेरकीय लक्षण पाए जाते हैं। ये देखो हमने कल पढ़ा था ना, एक हमने क्या पढ़ा था आपके पास में, आपका क्या पढ़ा था आपके पास में, क्या एक था आपके पास में, क्या था, परिवर्ती संयोजकता थी, है ना। जब मैंने आपको वहां पे बताया था, एक था उसमें कॉम्प्लेक्स, एक था उसमें चुंबकीय गुण, कि कौन सा गुण पाया जाता है उसमें। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था हमने उसमें कि ये रंगीन आयन बनाते हैं, और उसमें पांचवा क्या था आपका, उत्प्रेरकीय लक्षण। ठीक है, तो ये लगभग ये क्या है आपके पास में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के गुण है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व जैसे आपके पास में पीटी, सीयू, FeMO, ठीक है, पीडी में वो यौगिकों में V2O5, Cu2, Cl2, Fe2O3 प्राय विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होते हैं। किसके रूप में होते हैं, ये उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये कैटलिस्ट। अतः डी ब्लॉक तत्व में उत्प्रेरकीय लक्षण क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, जिनके निम्न कारण है। कारण क्या है, डी ब्लॉक तत्वों में मुक्त संयोजकता अधिक पाई जाती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, अतः ये आसानी से अभिक्रिया अणुओं का अवशोषण कर लेते हैं। इनमें परिवर्ती संयोजकता भी पाई जाती है, और ये क्या बनाते हैं, दूसरा ये जटिल, या आप क्या लिख लेना यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, देखो जो हमने पढ़ा ना वही सब रिपीट हो रहा है। अगर एक बार आपने चीजों को अच्छी तरीके से समझ लिया फिर तो दिक्कत ही नहीं होती है, फिर तो बड़े मजे से हम क्या करने लग जाते हैं, यहाँ पे इनको समझने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये भी पता चल गया आपको कि रीजन क्या है इनमें उत्प्रेरकीय लक्षण पाए जाने का। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं भाई हम। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें ना, हल्का फुल्का ही है, बस एक ही चीज आपको बार बार रिपीट हो रही है, थोड़ा सा आपको याद करना है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचना लिखें। ठीक है, देखो आपका जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, है ना, इसका तो आपने क्या करा, बहुत बार क्या कर रखा है, इसका यूज कर रखा है उत्प्रेरक के रूप में, याद आया ना भी। जैसे किसमें याद आ रहा है आपको, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये किस में होता है, ये होता है आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, है ना। जैसे आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा, एल्डिहाइड प्राप्त हो आपको। क्लियर हो गई बात। ठीक है, फिर आपने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो 1 डिग्री अल्कोहल से। तो इसमें उपस्थिति क्या होती थी आपके पास में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति होती थी। क्लियर, तो उत्प्रेरकीय गुण से भी आप रूबरू हो गए अच्छे तरीके से, है ना। चलो, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है आपके पास में, क्रोमेट। तो क्रोमेट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है पहले, ठीक है, संरचना देख लेते हैं। ये होता है आपके पास में क्रोमेट, Cr क्रोमियम हो गया, और डबल बॉन्ड से ये जुड़ा होता है इधर ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड से ये जुड़ा होता है यहाँ ऑक्सीजन से। ठीक है,
सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा होता है यहाँ ऑक्सीजन से, और ये जुड़ा होता है यहाँ पे ऑक्सीजन के, और बाहर पे इसके क्या आ जाएगा, ये आ जाता है यहाँ पे आपका माइनस या 2- लिख लो। क्लियर? ये होता है आपके पास में क्रोमेट संरचना। ठीक है, क्या होता है ये आपके पास में क्रोमेट। डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट का क्या होता है आपके पास में, डाइक्रोमेट का भी बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, Cr एज इट इज, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। केवल आपने क्या करना है यहाँ पे, इसको डबल कर देना है, इसको डबल कर दो भाई। ठीक है, यहाँ पे ये एक और ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, 2-। ठीक है, ये हो गया आपके पास में डाइक्रोमेट। कितना इजी है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, डाइक्रोमेट। एक बार अगर चीजों को समझ गए, एक बार अगर समझ गए तो मजा आएगा, नहीं समझे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्रोमेट का और डाइक्रोमेट की संरचना है भाई। पेपर में आपके पास में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो सूत्र आपने खुद से लिखना है। ठीक है, इसका आणविक सूत्र आपने खुद से लिखना है, आणविक सूत्र। इसका भी, पोटेशियम का भी, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और इसका भी आणविक सूत्र, पोटेशियम सॉरी पोटेशियम बोली मैं, क्रोमेट का और डाइक्रोमेट का, इसके लिए ये दोनों है आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये भी आपका क्या है यहाँ पे होमवर्क है, और इसको आपने क्या करना है मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, संरचना मैंने आपको बता दी, इजी है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि आपके पास में C और यहाँ पे C, और ये क्या हो गया आपका H, ये H। ठीक है, अब मैंने बोला बताओ भाई इसका नाम बताओ, तो आपने सबसे पहले क्या करा, कार्बन काउंट करे, 1 2 3 कार्बन है, इसका मतलब क्या बनेगा आपके पास में, प्रोप। ठीक है, कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या है आपके पास में, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा आपके पास में, एन आएगा, क्या आएगा, प्रोपेन। अब आपको पता है प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास में C3H8। तो काउंट करो, कार्बन 3 है आपके पास में, हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही तो है, यही तो पूछ रही हूँ मैं। संरचना मैंने आपको बता दिया, आणविक सूत्र आपने बताना इसमें, बस इतना इजी है ये। ठीक है, समझ गए बात? चलो भाई आगे बढ़ते इसमें, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है आपके पास में, कैसे प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे आप बोलोगे आप तो हमें पढ़ा रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन ये सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो ये यहाँ पे कहाँ से आ गई ये रिएक्शंस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस कहाँ से आ गई, है ना, लेकिन ये आ गई भाई रिएक्शंस। अब आप आ गई तो आपने करना तो है ना। चलो क्या है आपके पास में, पोटेशियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे प्राप्त करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला पहले तो आप बता दो मुझे, अगर किसी को पता है तो ये होता है आपके पास में K2CrO4। ठीक है, एक मेरा Cr थोड़ा सा G टाइप का लगता है ना, CrO4, हाँ आप सही है। ठीक है, क्या है आपके पास में, पोटेशियम आपका क्रोमेट है ये। ठीक है, K2Cr2O4, इसके लेने हमने 2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? और इसके रिएक्शंस करानी है हमने H2SO4 के साथ में। H2SO4 क्या हो गया भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, किसके साथ में हमने रिएक्शंस कराने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो ये बनता है आपके पास में K2Cr2O7 सॉरी O4। ठीक है, क्या बनता है ये आपके पास में के हाँ K2Cr2O7, O7 आएगा, K2Cr2O7 प्लस क्या बनेगा K2SO4 और प्लस आपका क्या बनेगा H2O। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्या बना यहाँ से देखो, यहाँ पे आपका क्या था, अगर आप देखोगे उधर साइड वाले एलिमेंट्स को, उधर साइड के जो आपका प्रोडक्ट मिला और इधर साइड के जो आपके पास में अभिकारक हैं, तो दोनों ही सारे क्या होंगे यहाँ पे बैलेंस होंगे। बैलेंस भी करना जरूरी है।
क्लियर हो गई बात। यहाँ पे K2 कितने हैं, आप पोटेशियम कितने हैं, 4 है। यहाँ पे कितने हैं, 2 + 2 4 हो गए। क्रोमियम देखो, क्रोमियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी आपके पास में क्रोमियम 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6 है, और 4 इधर है, 10 हो गए। यहाँ पे आपके पास में कितने हो गए, हाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, हाँ 8 ये हो गए, हाँ 2 इंटू हो गए ना 8 प्लस कितना है यहाँ पे 4, तो 12 हो गए। तो यहाँ पे 7 और ये कितना हो गया आपके पास में 4, 11 और एक ऑक्सीजन, आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जितना देखोगे आप बैलेंस है, ठीक है। हम नाम लिख लेते हैं, इसका हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो नाम क्या है, नाम है इसका, ये है आपके पास में पोटेशियम क्रोमेट, जिसको हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, ठीक है। क्या है आपके पास में, ये पोटेशियम क्रोमेट, और क्या प्राप्त हो आपको, पोटेशियम डाई क्रोमेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, और वो क्या हो जाएगा आपके पास में, जल वाटर हो जाएगा। क्लियर, बस इतना इजी है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। क्या हुआ, K2Cr O4, क्या है आपके पास में, पोटेशियम क्रोमेट। लिखना भी है इसमें, आपने लिखना भी है, थोड़ी भी लिखनी है, कि ऐसे नहीं कि आप रिएक्शंस करके छोड़ दो। क्या लिखोगे कि जब हमने पोटेशियम क्रोमेट के 2 अणुओं की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करी तो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा आपके पास में पोटेशियम सल्फेट तथा आपका उत्पाद के रूप में जल प्राप्त हुआ। क्लियर, दूसरा देख लेते हैं आपके पास में, दूसरा क्या है, दूसरे रिएक्शन से आपके पास में सोडियम डाइक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, ठीक है। इजी है, अब तो आपको पता चल गया ना। तो सोडियम डाई तो क्या हो जाएगा आपका Na2Cr2, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास में, Na2Cr2 और O7, ठीक। सोडियम डाइक्रोमेट, देखो पोटेशियम की जगह क्या आ गया, केवल आपका सोडियम आ गया, बाकी एज इट इज रहेगा। इस कंफ्यूज तो कुछ होना नहीं है। इसकी क्रिया करानी हमने सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दो या कास्टिक सोडा बोल दो, इसका मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोला मैंने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनता है आपके पास में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2Cr O4, क्या है ये, सोडियम क्रोमेट, ठीक है। क्या है, सोडियम क्रोमेट, केवल पोटेशियम की जगह आपने सोडियम ऐड कर देना है, ठीक। प्लस H2O, प्लस क्या है आपके पास में, H2O, ठीक है भाई। नाम लिख लेते हैं इसका, नाम क्या है, ये है आपके पास में सोडियम डाई क्रोमेट, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में, कास्टिक सोडा, या अगर क्या लिखना होगा, और सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मन करे वो लिख लेना, ठीक है। क्या प्राप्त हो आपको, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। क्लियर हो गई बात, ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अभी एक तो ये हो गई आपके पास में कि सोडियम डाइक्रोमेट को हम सोडियम क्रोमेट से एक रिएक्शन से हो गए, ठीक है। ये आपके पास में एक रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शंस भी देखेंगे, दूसरी समीकरण भी देखेंगे, हम इक्वेशन भी देखेंगे, ठीक है। उसमें भी सेम, उसमें भी सोडियम डाइक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, दो यहाँ पे 2 होगी, या तो आपने अगर आपके पास में आएगा तो या तो ये वाली समीकरण लिख लेना, या दूसरी वाली जो मैं कराऊंगी। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, दूसरा ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेना है आपके पास में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट के, ठीक है। क्या लिया मैंने आपके पास में, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम Na2Cr2, ठीक है। क्या लिया, सोडियम Cr2O7, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लिया मैंने आपके पास में यहाँ पे, सोडियम क्या लिया, डाइक्रोमेट, और इसको क्या कर दो आप, इसको कर देना आपने हीट, क्या कर दोगे आप, इसको हीट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे हीट का सिंबल लगा देना, या यहाँ पे आप क्या लिख देना, हीट या ऊष्मा,
ठीक है। तो तब यहाँ पे आपके पास में आपको प्राप्त होता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2Cr, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में O4, है ना। और प्लस आपको क्या प्राप्त होता है 2Cr2O3 प्लस H2O। ठीक है, प्लस क्या होगा आपके पास में प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास में प्लस H2O। अब H2O के मॉलिक्यूल्स देखते हैं कितने आएंगे यहाँ पे आपके पास में, ये आ जाएंगे आपके पास में 3। देखो आप सबको बैलेंस करो, देखो यहाँ पे सारी बैलेंस है रिएक्शंस। तो यहाँ पे Na कितने हैं आपके पास में 8 है, सोडियम 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ठीक है बैलेंस है। क्रोमियम देखो 8 हो गए, ठीक है, यहाँ पे केवल 4 थे और 4 यहाँ पे आ गए 8, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास में, क्या है ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे आपके पास में O7 है ना, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितने हैं 4, तो 7 × 4 28 हो गए। ठीक है, कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे ये 28। तो यहाँ देखो आप 4 4 16 ये हो गए, 16 ऑक्सीजन ये हो गया आपके पास में, प्लस 2 ये हो गया 18, और प्लस आपके पास में ये कितना हो गया आपका 3। ठीक है, 4 4 16 आ गया, और 2 यहाँ पे आपके पास में कितने हो रहे 16 टू 18, और प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 18 + 21। ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस करना है भाई, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्या कर देना है बैलेंस करना है। तो बैलेंस करेंगे, देखते हैं इसको बैलेंस करने पर 4Na2Cr2O7, इसको हमने क्या करा हीट करा, उष्मा दी, तो तब आपको क्या प्राप्त हुआ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमियम बोल रही हूँ मैं, सोडियम क्रोमेट का। ठीक है, और प्लस आपको क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे 2Cr2O, ठीक है भाई, और प्लस 3H2O, तो 3H हाइड्रोजन आपका क्या कितना हो गया 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 3 वो हो गए, 2 ये 5 हो गए, 16 5 21। चलो इसको देखती हूँ मैं, बैलेंस करके देखते हैं हम कितना आएगा आपके पास में। ठीक है, इसको बैलेंस किया जाएगा, अरे यहाँ पे ये आएगा Cr2O3 आएगा आपके पास में। ठीक है, कितना आएगा ये, हाँ Cr2O3 आएगा, क्लियर। तो ये होता है आपके पास में, क्योंकि क्रोमियम की जो आपके पास में क्या होता है, देखो ऐसा होता है ना, ये क्रोमियम में कितनी संयोजकता होती है, ये होती है आपके पास में 3+। ठीक है, या आप 3 लिख देना। ठीक है, और जो आपका ऑक्सीजन होता है ये कितना होता है 2+ आता है इसमें, तो ये 2 इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, हाँ सही है। अब ठीक है, ठीक है, तो क्या आएगा Cr2O3, क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपका Cr2O3। क्लियर हो गई बात। अब देखो तो ये कितने हो गए 16 + 6 प्लस कितने हो गए आपके पास में 3, तो 16 कितना हो जाएगा आपके 16 + 9 कितना हो जाएगा, 16 + 9 कितना आ रहा है भाई, अभी भी नहीं हो रहा है ना ये, अभी भी कितना आ रहा है ये 16 + 6 कितना होगा 22, 22 + 3 25। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, चेक करो भाई कहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है क्या। 2Cr2O3 प्लस आपका क्या हो गया 3H2, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया 4Na2Cr2O7 को बैलेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, दोबारा लिख लेती हूँ मैं शायद कुछ, तो इसको ये आएगा आपके पास में 4Na2Cr, और यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाता है, ये आ जाता है O4। ये हो गया आपके पास में सोडियम क्रोमेट। क्लियर हो गई बात। ठीक है, प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आएगा 2Cr2O3। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास में 2Cr2O3। चलो प्लस का आपका यहाँ पे आ जाएगा 3H2O, तो अगर हम यहाँ पे 3 करते तो 9 + 3 12 आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास में 16। हाँ, यहाँ पे आपके पास में ये 3 आएगा भाई, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कितने क्या आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपका 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमियम। ठीक है, अब देखो 3 3 जा कितना हो गया 9 + 3 12 हो गया, और 16 कितना आ जाएगा आपके पास में 28। बैलेंस हो गया भाई, सारी रिएक्शंस यहाँ पे आपके पास में क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है। चलो ठीक है, इसको भी नाम लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। ये हो गया आपके पास में कितना हो गया, ये हो गया आपका सोडियम डाई क्रोमेट। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम क्रोमेट।
क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस करने में कभी कभार फंस गए ना, तो उसमें नंबर को आप इधर उधर या आप क्या लगा दो, यूज हम क्या करते थे इसमें, क्या एक मेथड लगाते थे। मेथड क्या मतलब, हमने इसमें कोई सा भी नंबर लगाना था, यूज एंड थ्रो वाला, है ना, कि देखते हैं इसमें लग रहा है, अगर फिट बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे नंबर को ट्राई करो। तो ये आपने बैलेंस करना 10th क्लास में सीख लिया होगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से क्या कर देना, रिएक्शंस को कर देना। आगे देखते हैं हम इसमें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट से आपको क्या प्राप्त करना है, पोटेशियम क्रोमेट। अभी तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये पीओटी, इसको पूरा पोटेशियम लिख देना, पूरा लिख देना इसको, ठीक है। क्या है आपके पास में, इसको आप करेक्ट करके क्या लिख देना, पोटेशियम, ठीक है भाई। रिएक्शंस कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास में। तो यहाँ पे ले लो, पहले क्या लेना है, सोडियम डाइक्रोमेट, तो Na2Cr2O7, ठीक है, क्या आ जाएगा, Cr2O7। इसकी क्रिया कराते हैं हम KCl, पोटेशियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड से इसकी क्या करानी है, क्रिया करानी है, ठीक है। तो ये प्राप्त होता है आपको, देखो K2 क्या आएगा यहाँ पे, K2Cr2O7, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और प्लस देखो यहाँ पे क्या है आपके पास में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है आपका, सोडियम है, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है। तो क्या बनेगा आपका 2NaCl। ये तो सीधा सीधा था कि आपने क्या करा यहाँ से, इस जो आपका पोटेशियम और क्लोरीन का जो बॉन्ड था वो टूटा और किसके साथ में जुड़ गया, यहाँ से उसने किसको, Na2 को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। क्लियर। तो तब आपको क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ आपको फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और ये क्या है आपके पास में, सोडियम डाइक्रोमेट, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। नाम लिख लेना भाई, नाम मत छोड़ना। ये क्या हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आपके लिए हमेशा कमेंट सेशन ओपन है, ठीक है। और अपना क्वेश्चन भी ढंग से लिख लेना कि क्या पूछना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो क्या था हमारे यहाँ पे कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ये रंगीन क्यों होते हैं, आपने पढ़ा, क्योंकि CFT के आधार पर आपका जो डी ऑर्बिटल है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है ये आपका T2G में और एक होता है ये EG में, ठीक है। तो इनके मध्य क्या होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं, संक्रमित होने लग जाते हैं, जिस वजह से वो क्या बनाते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और जो हमें प्रकाश में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसीलिए ये हमें क्या दिखाई देने लग जाते हैं, कलरफुल, ठीक है। जैसे आपने निकिल का पढ़ा था, निकिल का क्या होता है आपके पास, जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन का हरा हो गया, ठीक है। निकिल का आपके पास में बैंगनी हो गया, और आपका क्या था, दूसरा तीसरा और भी बताए थे मैंने, हाँ, एक आपका कॉपर हो गया, Cu हो गया, उसका नीला होता है ना। दूसरा यहाँ पे क्या था कि आपका जो जिंक होता है और जो स्कैंडियम होता है ये रंगहीन होते हैं, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, ठीक है। उनके जो उपकक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, भरे होते हैं, जिस वजह से उनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य संक्रमण नहीं हो पाता, इसीलिए वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। हमने देख लिया था इसका एग्जाम्पल भी आपके पास में, ठीक है, कि आपका जो जिंक होता है ये क्या होता है, 3D10 और 4S0 रंगहीन, और यहाँ पे भी क्या था आपके पास में, 3D0 और 4S0, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका कलरलेस होता है। आगे था कि क्या कारण है कि इनमें उत्प्रेरकीय लक्षण पाया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों, जैसे यहाँ पे क्या था आपके पास में, कॉपर आयरन, ठीक है, या PD था आपका, MO था, है ना, ये, और या फिर आपका V2O5 क्यूप्रिक क्लोराइड था आपका, दूसरा क्या था आपका, फेरिक ऑक्साइड था, है ना। ये क्या होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। किसका काम करते हैं, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं।
ठीक है, कैटलिस्ट का काम करते हैं। इसी वजह से ये इनमें क्या पाया जाता है, उत्प्रेरकीय लक्षण पाया उपस्थित होता है। रीजन क्या है कि डी ब्लॉक तत्व मुक्त संयोजकता इनमें अधिक पाई जाती है ना। अतः ये आसानी से अभिक्रिया के अणुओं का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। दूसरा, इनमें क्या पाई जाती है, परिवर्तित संयोजकता भी पाई जाती है। तीसरा क्या था, ये कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, इसको लिख लेना आप, इसको जटिल या कॉम्प्लेक्स लिख लेना या संकुल लिख लेना, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके पास में कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं यहाँ पे। क्लियर, चलो ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की क्या होती है, इनमें प्रवृत्ति होती है। आगे क्या था कि आपका क्रोमेट और डाइक्रोमेट का क्या था, यहाँ पे आपके पास में संरचना आपने बनानी थी, तो कुछ इस प्रकार से उसकी संरचना होती है। फिर था पोटेशियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, तो क्या है आपका पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसके साथ में रिएक्शंस कराए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। क्या प्राप्त हुआ आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट से सोडियम आपका क्रोमेट, तो कैसे, इसकी क्रिया किसके साथ, सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया हमने किसके साथ में कराई, कास्टिक सोडा के साथ में, ठीक है। या आपका ना सोडियम क्रोमेट को हीट करके हमने क्या प्राप्त करा, सोडियम क्रोमेट आपका प्राप्त करा, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा क्या था आपके पास में, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त, तो हमने क्या करा यहाँ पे, सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया किसके साथ में कराई, पोटेशियम क्लोराइड के साथ में कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त हुआ। तो आपने लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना भाई, ठीक है। गुण में यहाँ पे आपके पास में डी ब्लॉक में ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जितना था लगभग, अभी मतलब एक दो क्लासेस और चलेंगी इसमें, तो उसके बाद आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसमें एफ ब्लॉक की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसमें कहाँ जाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसमें आप बहुत सारे पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट भी है आपके पास में, आगे भी एफ ब्लॉक से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, पेपर में भी आते हैं, डी ब्लॉक से भी आते हैं भाई, जैसे आपका रंगीन आयन हो गए, बहुत सारे परिवर्तित संयोजकता, तो ये अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लेना, देखो क्योंकि इसमें बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो अब तो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गया होगा। जिसने अगर रोज रेगुलर क्लास ज्वाइन करी होगी तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी पेपरों में, ठीक है। या क्लास ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे आप लाइव चैट में ऐसी मतलब फालतू की बातें करते रहते हो, तो उससे अच्छा आप पढ़ लिया करो, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।